देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित नहीं किया जाता। आपको बताना है कि कौन सा जो पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित नहीं होता, ये आपको बताना है। तो वो है दोस्तों सोमैटोस्टैटिन। क्या होता है? जो आपका सोमैटोस्टैटिन जो होता है ये पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित नहीं होता है। इसका राइट आंसर होगा डी। क्या राइट आंसर होगा? डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि क्या है? रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं द्वारा चलता है? किसकी कोशिकाओं द्वारा चलता है? रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का जो पता है किसकी कोशिकाओं द्वारा चलता है? तो ये पता चलता है, बताइए, गुर्दा, अग्नाशय, पित्ताशय, यकृत। तो ये पता चलता है अग्नाशय की कोशिकाओं द्वारा। किसकी कोशिका? अग्नाशय की कोशिकाओं द्वारा ये हम पता लगा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। लैंगरहैंस के आइलेट्स किस मानव अंग में पाए जाते हैं? बताइएगा। हाँ, लैंगरहैंस के जो आइलेट है किस मानव अंग में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं आपके अग्नाशय में। कहाँ पाए जाते हैं? अग्नाशय में। लैंगरहैंस है वो अग्नाशय में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पाचक एंजाइम नहीं है? ये बोला पाचक एंजाइम, कौन सा जो है पाचक एंजाइम नहीं है, आपको बताना है। तो इनमें जो पाचक एंजाइम नहीं है वो कौन नहीं है? सुपर ऑक्साइड डिस्यूटेज जो है ना, ये पाचक एंजाइम नहीं है। क्या नहीं है ये पाचक एंजाइम नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। पेट की परत में कुछ ग्रंथियों की कोशिकाओं में कौन सा एसिड स्रावित होता है? क्या होता है? कौन सा एसिड स्रावित होता है? चलिए देखिए, कौन सा एसिड जो है वो स्रावित होता है? तो स्रावित होता है ना पेट की परत में, मतलब स्टमक में जो है वो स्रावित होता है HCl। क्या स्रावित होता है? HCl स्रावित होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है आपका A नंबर। क्या होगा राइट आंसर? A नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है? बताना कि कौन सा जो अंग है एक ग्रंथि नहीं है, आपको बताना है। चलिए बताइए कौन सा अंग है जो एक ग्रंथि नहीं है? देखिए ग्रंथि नहीं है बोला है, पहले में दिया है अधिवृक्क। अधिवृक्क तो आपका ग्रंथि होता है। चलिए आंसर बताइए। देखिए अधिवृक्क ग्रंथि है, जिगर भी ग्रंथि होता है, पीयूष तो ग्रंथि होता है। पित्ताशय ये ग्रंथि नहीं है। जो आपका पित्ताशय है तो पित्ताशय ग्रंथि नहीं आता, ग्रंथि में नहीं आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इंसुलिन की खोज के लिए किसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बात को बताना है। हाँ, इंसुलिन की खोज के लिए पहले ये पता होना चाहिए कि इंसुलिन की खोजकर्ता कौन है। तो इंसुलिन की खोजकर्ता कौन है? फ्रेडरिक बैंटिंग। कौन है? फ्रेडरिक बैंटिंग जो है, आपको बता दें फ्रेडरिक बैंटिंग जो है ये इंसुलिन के खोज करता है। किसे खोज करता है? इंसुलिन के खोज करता है। A नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। सूरज की रोशनी के संपर्क में आते ही हमारी त्वचा सांवली हो जाती, ऐसा किसकी उपस्थिति के कारण होता है? जब हम धूप में आते हैं ना, जो हमारी त्वचा वो सांवली हो जाती है, तो किसके कारण होता है? देखिए जो चेहरे मतलब जो स्किन होता है उसका रंग किस पर निर्धारित करता है? मेलानिन पर निर्धारित करता है। किस पर? मेलानिन पर निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मानो हाइपोथैलेमस ग्रंथि निम्न में होती है, तो ये कहाँ पर होती है? बताइएगा। हाँ, हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है कहाँ पर होती है बताना है। तो मस्तिष्क में उपस्थित होती है। कहाँ पर होती है हाइपोथैलेमस? तो हाइपोथैलेमस जो होती है ना ये मस्तिष्क में होती है। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क में उपस्थित ग्रंथि है जो पीयूष ग्रंथि के माध्यम से तंत्रिका तंत्र को अंतःस्रावी तंत्र से जोड़ता है। किसके माध्यम से? तंत्रिका तंत्र को किससे जोड़ता है? अंतःस्रावी तंत्र से। हाँ, अंतःस्रावी तंत्र के साथ जोड़ता है पीयूष ग्रंथि के माध्यम से। यह आंत गतिविधियों और अन्य शारीरिक गतिविधियों से जुड़े शरीर के तापमान, भोजन, पानी के संतुलन आदि को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन। मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि
जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है। क्या करती है? मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है, तो वो क्या हो जाएगी? एंजाइम भी स्रावित करती है, हाँ, एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन आया हुआ है। तो वो होती है अग्नाशय। अग्नाशय को बोलते हैं पाचक ग्रंथि। क्या बोलते हैं अग्नाशय को? अग्नाशय को बोलते हैं पाचक ग्रंथि। चलिए अगला देखिए। मानव शरीर में लैंगरहैंस के आइसोलेट कहाँ पाए जाते हैं? किसके? मानव शरीर में लैंगरहैंस के जो आइसोलेट है वो कहाँ पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं अग्नाशय में। कहाँ पर? अग्नाशय में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि मानव शरीर में अग्नाशय निम्न का एक भाग है। क्या? अग्नाशय जो है निम्न का एक भाग है। बताइए किसका भाग है अग्नाशय? चलिए बताइए, अग्नाशय किसका एक भाग है? तो अग्नाशय जो है पाचन तंत्र का एक भाग है। किसका? पाचन तंत्र का एक भाग होता है अग्नाशय। तो इसका राइट आंसर होगा सी, राइट आंसर हो जाए। देखिए इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि यह एक अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों की प्रकार की ग्रंथि है। चलिए, पाचन तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता? क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन है आपका कि कौन सा हार्मोन जो है थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता, बताइए। तो वो कौन सा हो जाएगा बताइए? तो वो हो जाएगा आपका थाइमोसिस। क्या होगा? थाइमोसिस जो होता है वो थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी ग्रंथि केवल यौवन तक सक्रिय रहती है? हाँ, कौन सी ग्रंथि जो है ना केवल यौवन तक सक्रिय रहती है, आपको बताना है। हाँ, यौवन तक सक्रिय रहती है, कौन सी ग्रंथि है वो? तो वो ग्रंथि है थाइमस ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? जो आपका थाइमस ग्रंथि होती है यौवन तक सक्रिय रहती है। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एडीएच का पूरा नाम क्या है? बताइएगा, एडीएच का पूरा नाम क्या है, आपको बताना है। चलिए बताइएगा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एडीएच का फुल फॉर्म बताना है आपको। तो चलिए बता देते हैं, एडीएच का जो फुल फॉर्म होता है आपको बता दें, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। क्या होता है? एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन होता है एडीएच का फुल फॉर्म। किसका? एडीएच का। ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निम्न एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है। क्या कर देता है? हाँ, हाइड्रोक्लोरिक, हाँ, जो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल है, किस एंजाइम की क्रिया को आसान बनाता है? चलिए बताइए। तो वो क्या करता है? पेप्सिन एंजाइम की जो क्रिया है ना उसको आसान बनाता है। कौन आसान बनाता है? HCl जो होता है पेप्सिन एंजाइम की क्रिया को क्या करता है? आसान बनाता है। ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? ए नंबर इसका क्या होगा? ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न अमाशय रस में पाया जाने वाला एंजाइम है। क्या है? निम्न जो है अमाशय रस में पाया जाने वाला एंजाइम है। तो बताइएगा कौन है जो अमाशय रस में पाया जाने वाला एंजाइम है? तो वो है आपका पेप्सिन। कौन सा? जो आपका पेप्सिन है अमाशय रस में पाया जाने वाला क्या है? एंजाइम है। देखिए अगला क्वेश्चन, पेप्सिन निम्न में स्रावित होने वाला एंजाइम है। जो पेप्सिन होता है वो कहाँ पर स्रावित होता है? तो ये पेप्सिन जो है ना अमाशय से स्रावित होता है। कहाँ से? तो पेप्सिन जो है अमाशय से स्रावित होता है। कहाँ स्रावित होता है? अमाशय से स्रावित होता है पेप्सिन। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा हार्मोन युवा अवस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है? क्या लाता है? उपस्थिति में बदलाव लाता है। तो वो कौन है? हाँ, कौन सा हार्मोन युवा अवस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली जो उपस्थिति है ना उसमें बदलाव लाता है? हाँ, तो वो जो है ना टेस्टोस्टेरोन है। कौन सा है? यौवनावस्था में जो बदलाव लाता है वो है टेस्टोस्टेरोन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यौवना, हाँ, यौवना आरंभ के दौरान श्वेत ग्रंथियों
और वसा ग्रंथियों में स्राव बढ़ता है। इन ग्रंथियों से इस समय कौन सा तत्व स्रावित होता है? क्या होता है? हाँ, कौन सा तत्व स्रावित होता है, बताइए। चलिए, तो बताइएगा कौन सा तत्व स्रावित होता है? तो वो तत्व स्रावित होता है स्वेद और तेल। कौन स्रावित होता है? स्वेद और तेल। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। महिलाओं में मादा हार्मोन एस्ट्रोजन निम्न द्वारा स्रावित होता है। क्या क्वेश्चन? महिलाओं में मादा हार्मोन एस्ट्रोजन जो है निम्न द्वारा स्रावित होता है। बताइएगा कहाँ से स्रावित होता है? मादा हार्मोन जो एस्ट्रोजन है वो कहाँ से स्रावित होता है, ये आपको बताना है। तो ये स्रावित होता है अंडाशय से। कहाँ स्रावित होता है? अंडाशय से स्रावित होता है। अगला देखिए, निम्न एंजाइम नहीं है। बताइए कौन सा जो है क्या एंजाइम नहीं है? तो यहाँ पर जो एंजाइम नहीं है आपको बता दें। चलिए, कौन नहीं है? चार ऑप्शन देंगे। इंसुलिन नहीं है, पेप्सिन नहीं है, एमाइलेज, लाइपेज। देखिए, इंसुलिन एक एंजाइम नहीं है दोस्तों। इंसुलिन हार्मोन होता है। क्या होता है इंसुलिन? तो इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो अग्नाशय ग्रंथि के बीटा कोशिका में बनती है, जो यकृत में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचय को प्रोत्साहन करता है। तो इंसुलिन एंजाइम नहीं है, इंसुलिन क्या है? इंसुलिन हार्मोन है। अगला क्वेश्चन देखिए, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्न आवश्यक है। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? तो आयोडीन आवश्यक है। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है दोस्तों? आयोडीन आवश्यक है। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। थायरॉक्सिन प्राथमिक हार्मोन है। क्या है? थायरॉक्सिन एक प्राथमिक हार्मोन है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पुरस्थ ग्रंथि से होने वाला स्राव। पुरस्थ ग्रंथि से क्या बोला है? पुरस्थ ग्रंथि या पुरुष ग्रंथि बोलते हैं। पुरस्थ ग्रंथि मतलब पुरुष ग्रंथि, है ना? तो पुरुष ग्रंथि से होने वाले स्राव में प्रवेश करता है। चलिए बता दीजिए क्या हो जाएगा। पुरुष ग्रंथि से होने वाला स्राव निम्न में प्रवेश करता है। किसमें प्रवेश करता है भाई? तो ये प्रवेश करता है वृषण में। किसमें? वृषण में प्रवेश करता है। देखिए, पुरुष जो होता है ना उसमें पुरुष से क्या निकलता है? टेस्टोस्टेरोन होता है। और महिला का जो हार्मोन होता है महिला से वो होता है एस्ट्रोजन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। वृषण में से कौन सा हार्मोन मुक्त किया जाता है? हाँ, वृषण से। तो भाई वृषण से तो क्या होता है? क्या होता है वृषण से? वृषण से होता है आपका टेस्टोस्टेरोन। क्या होता है वृषण से? तो वृषण से होता है टेस्टोस्टेरोन। अगला क्वेश्चन देखिए, टेस्टोस्टेरोन जो एक नर सेक्स हार्मोन है। क्या है? टेस्टोस्टेरोन जो एक नर सेक्स हार्मोन है निम्न में संश्लेषित होता है। क्या होता है? निम्न में संश्लेषित होता है। तो ये आपका वृषण में संश्लेषित। कहाँ पर संश्लेषित होता है? वृषण में संश्लेषित होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। किस ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं? तो वो आपका पिट्यूटरी ग्रंथि जो होता है। कौन सा? पिट्यूटरी ग्रंथि जो होता है जिसको हम मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। किस ग्रंथि के नाम से जानते हैं? मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि को। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? जो पिट्यूटरी ग्रंथि है कहाँ पर होती है? तो मस्तिष्क के तल पर होती है। कहाँ पर होती है पिट्यूटरी ग्रंथि? मस्तिष्क के तल पर स्थित होती है पिट्यूटरी ग्रंथि। अगला क्वेश्चन, हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथियों में से एक पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है, ये आपको बताना है। बताइए, पिट्यूटरी जो है ग्रंथि है तो कहाँ होती है? बताइए। खोपड़ी के अंदर होती है। कहाँ होती है दोस्तों? तो पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है वो कहाँ पर होती है? खोपड़ी के अंदर होती है पिट्यूटरी ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन बच्चे के जन्म के बाद दूध बनने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है? बताइए राइट आंसर क्या होगा?
चलिए बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन बच्चे के जन्म के बाद दूध बनने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है? तो क्या है? प्रोलैक्टिन। क्या हो जाएगा? प्रोलैक्टिन जो होता है हार्मोन, ये बच्चे के जन्म के बाद दूध बनने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है। अगला क्वेश्चन, आपातकालीन स्थिति के दौरान कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है? आपातकालीन स्थिति के दौरान कब? हाँ, आपातकालीन स्थिति के दौरान कौन सा जो हार्मोन है उत्सर्जित होता है, बताइए। तो आपातकाल में तो होता है एड्रेनलिन। कौन सा? एड्रेनलिन जो हार्मोन है ये आपातकाल में उत्सर्जित होता है। कब? आपातकाल के समय। देखिए अगला क्वेश्चन, अस्थि मज्जा में मौजूद कौन सा हार्मोन आरबीसी उत्पादन को बढ़ावा देता है? किसको? आरबीसी उत्पादन को बढ़ावा देता है। चलिए बताइए। अस्थि मज्जा में मौजूद कौन सा जो हार्मोन है आरबीसी उत्पादन को बढ़ावा देता है? तो वो बढ़ावा देता है आपका एरिथ्रोपोइटिन। कौन सा? एरिथ्रोपोइटिन जो होता है आरबीसी उत्पादन को बढ़ावा देता है। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में हार्मोन सामान्यतः अनुपस्थित होते हैं। बताइए किसमें जो है हार्मोन उपस्थित नहीं होते, अनुपस्थित होते हैं? तो भाई बैक्टीरिया में तो हार्मोन नहीं होते हैं। किस में नहीं होते हार्मोन? आपके बैक्टीरिया में हार्मोन नहीं होते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन, यकृत द्वारा स्रावित पित्त में मदद करता है। तो यकृत द्वारा जो स्रावित पित्त है वो पित्त किस में मदद करता है भाई? तो पित्त जो होता है ना पाचन में मदद करता है। किसमें? पाचन में मदद करता है पित्त। ए नंबर राइट आंसर होगा। देखिए आरआरबी जेईई में क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से क्या महिला प्रजनन तंत्र का एक हिस्सा नहीं है? बताइए, महिला प्रजनन तंत्र का एक हिस्सा नहीं है, आपको बताना है। तो कौन सा हिस्सा नहीं है? मूत्र मार्ग। जो आपका मूत्र मार्ग होता है महिला प्रजनन तंत्र का हिस्सा नहीं है। बी नंबर इसका राइट आंसर। क्या राइट आंसर होगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने में जन नियंत्रण कार्यक्रमों की सफलता दर तय करने हेतु निम्न में से कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है? सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा भाई? सबसे महत्वपूर्ण कारक जो होता है वो होता है लोगों द्वारा गर्भ निरोधक विधियों की स्वीकार्यता। क्या? लोगों द्वारा गर्भ निरोधक विधियों की स्वीकार्यता। चलिए अगला देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से गर्भ निरोधक की यांत्रिक बाधा विधि के लिए सही उदाहरण का चयन करना है। किसे करना है? सही उदाहरण का चयन करना है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? देखिए सही उदाहरण चल रहा है कंडोम का उपयोग गर्भ निरोधक की यांत्रिक बाधा विधि के लिए सही उदाहरण। कंडोम का उपयोग करना ये एक मतलब गर्भ निरोधक के लिए एक सही तरीका है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विधि एक शल्य चिकित्सा पद्धति है जिसका उपयोग पुरुषों में शुक्राणु के स्थानांतरण को रोकने के लिए किया जाता है? क्या रोकने के लिए? पुरुषों में शुक्राणु के स्थानांतरण को रोकने के लिए हम प्रयोग करते हैं। तो वो क्या है दोस्तों? तो पुरुषों में शुक्राणु के स्थानांतरण को रोकने के लिए हम जो करते हैं दोस्तों, तो वो है आपका बता दें शुक्रवाहिका को अवरुद्ध किया जाता है। क्या करते हैं? शुक्रवाहिका जो होता है उसको अवरुद्ध करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न अंगों में वृद्धि और विकास के पश्चात गर्भ बन जाता है। क्या बन जाता है? गर्भ बन जाता है। तो निम्न अंगों में वृद्धि और विकास के पश्चात गर्भ बन जाता है। कब बन जाता है गर्भ? बताइए। तो गर्भ कब बन जाता है दोस्तों? भ्रूण अंगों में वृद्धि और विकास के पश्चात गर्भ बन जाता है। क्या बन जाता है? गर्भ बन जाता है। किसके अंगों में वृद्धि? भ्रूण के अंगों में वृद्धि के कारण। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न अंगों में वृद्धि और विकास के पश्चात गर्भ बन जाता है। तो भ्रूण, ये तो हो गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, माँ से गर्भ को पोषक तत्वों की आपूर्ति निम्न के माध्यम से होती है। किसके माध्यम से होती है? माँ से गर्भ को जो पोषण मिलता है वो किसके माध्यम से होता है?
तो प्लेसेंटा के माध्यम से होता है। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, बन जाना चाहिए सभी से। किसके माध्यम से होता है? पोषण की पूर्ति प्लेसेंटा के माध्यम से होता है। गर्भस्थ शिशु को उसके शारीरिक अंगों के समुचित विकास हेतु संपूर्ण पोषण माँ से प्राप्त होता है, पता है सबको। पोषक तत्वों की यह आपूर्ति प्लेसेंटा के माध्यम से होती है। यह गर्भावस्था के दौरान ही गर्भ में विकसित होता है तथा प्रसव के साथ ही नष्ट हो जाता है। हाँ, पोषक तत्व की देखिए क्या होता है, जो प्लेसेंटा कैसे बनता है। तो पोषक तत्वों की यह आपूर्ति प्लेसेंटा के माध्यम से होती है। यह गर्भावस्था के दौरान ही गर्भ में विकसित होता है ये प्लेसेंटा, और प्रसव के साथ ही नष्ट हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या गर्भ निरोधक गोलियों के सेवन की एक हानि है? अगर हम गर्भ निरोधक जो गोली खाते हैं उसे क्या हानि हो सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए बता दीजिए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्या हानि होती है? तो बता दें, ये हार्मोनल असंतुलन पैदा कर सकती है। कैसे कर सकती है? कुछ आपके इन्फेक्शन हो सकते हैं, क्या है, कुछ बीमारियां आ सकती हैं। गर्भ निरोधक गोलियों के सेवन से हार्मोनल असंतुलन पैदा हो सकती है। गर्भ निरोधक गोलियों के सेवन का सबसे प्रतिकूल प्रभाव रक्तस्राव होता है। क्या होता है सबसे प्रभाव? रक्तस्राव होता है। महिलाओं को सिर दर्द, मतली, पेट में ऐंठन, ये सब कामेक्षा में कमी, स्तर, कोमलता, योनि स्राव को, ये सब चीज़ें होता है। मतलब बहुत सारी बीमारियां आ सकती है अगर आप गर्भ निरोधक गोलियां खाते हैं तो। चलिए अब यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, पूछा कि गर्भ निरोधक विधियों का उपयोग क्यों किया जाता है। गर्भ निरोधक विधियों का उपयोग क्यों किया जाता है, ये आपको बताना है। तो क्यों करते हैं भाई साहब? चलिए बता दीजिए जिनको पता है। क्यों करते हैं? गर्भ अवस्था से बचने के लिए। क्या है? गर्भ अवस्था से बचने के लिए जो है गर्भ निरोधक विधियों का उपयोग करते हैं। कैसे करते हैं? गर्भावस्था से बचने के लिए गर्भ निरोधक विधियों का हम प्रयोग करते हैं। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा शारीरिक परिवर्तन यौन विकास के चरण का एक हिस्सा नहीं है? हाँ, शारीरिक परिवर्तन यौन विकास के चरण का एक हिस्सा नहीं है, ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा आपका मोटापा। देखिए मासिक धर्म तो यौवनावस्था में होता है सब, आवाज़ में बदलाव होता है, मुहासे आना। मोटापा ये कोई नहीं है, बच्चे छोटे में मोटे हो जाते हैं, कोई जवान में मोटा होता है। तो मोटापा क्या है? ये यौन विकास नहीं है। चलिए अगले देखिए, गर्भ निरोधक की किस विधि से शरीर के हार्मोन में संतुलन बदलाव होता है? क्या? शरीर के हार्मोन संतुलन में बदलाव होता है। चलिए बताइए राइट आंसर। गर्भ निरोधक की किस विधि से जो है शरीर के हार्मोन जो संतुलन है उसमें बदलाव होता है, ये आपको बताना है। चलिए हार्मोन तो कौन सा हो जाएगा आपको बता दें, गोलियों के सेवन से। जब आप गोली के सेवन करते हैं तो जो शरीर में हार्मोन निकलते हैं उसके संतुलन में बदलाव होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था के दौरान स्वस्थ प्रजनन तंत्र के विकास के लिए किस प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है, ये आपको बताना है। कब? किशोरावस्था के दौरान स्वस्थ प्रजनन तंत्र के विकास के लिए किस प्रकार की आहार की आवश्यकता होती है, बताइए। तो वो होती है पोषण की दृष्टि से संतुलित। क्या है? पोषण की दृष्टि से संतुलित। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए विभिन्न बिंदु प्रजनन स्वास्थ्य की जानकारी देते हैं, गलत विकल्प का चयन करना है। जो गलत है, प्रजनन स्वास्थ्य की सभी जानकारी देते हैं लेकिन एक जानकारी नहीं देता, वो है आपका अजन्मे बच्चे के लिंग का निर्धारण। ये मतलब आप गर्भ में बच्चे का लिंग निर्धारण कर लें, बच्चे का लिंग जान लें गर्भ में, अगर आपको पता चल गया तो इस तरह में क्या होता है, शिशु मृत्यु दर बढ़ रहा है, भ्रूण हत्या होता है इसमें। अगला क्वेश्चन, मानवों में लैंगिक प्रजनन क्रिया के दौरान महिला की योनि में शुक्राणु का प्रवेश होता है, निषेचन कहाँ होता है? क्या होता है? मानवों में लैंगिक प्रजनन क्रिया के दौरान क्या होता है? महिला की योनि में शुक्राणु का प्रवेश होता है, तो निषेचन कहाँ पर होता है ये बताना है आपको। तो डिंब वाहिनी नलिका में कहाँ होता है?
डिम्ब वाहिनी नलिका में जो है निषेचन होता है। बी इसका राइट आंसर होगा। देखिए आरआरबी ग्रुप डी में आया वो क्वेश्चन है। तो जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं पी क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए गए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, इसका आंसर बताइएगा। क्वेश्चन है गर्भ निरोधक का इनमें से क्या क्वेश्चन, गर्भ निरोधक का इनमें से कौन सा तरीका यौन संक्रमण रोगों के प्रसार को कुछ हद तक रोकने में सहायक होता है। क्या होता है, कुछ हद तक रोकने में जो सहायक है वो कंडोम का प्रयोग है। किसका, कंडोम का प्रयोग। कंडोम के प्रयोग से क्या होता है, कुछ हद तक रोक सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नसबंदी विधि एक स्थायी विधि है। क्या है, कौन सी नसबंदी की जो विधि है वो एक स्थायी विधि है, आपको बताना है। चलिए स्थायी विधि कौन सा है, नसबंदी का एक स्थायी विधि वो कौन सा है आपको बताना है। चलिए बताइएगा। हाँ राइट आंसर बताइए। तो जितने भी साथी कौन सा, देखिए 4 ऑप्शन दिया गया। कंडोम का उपयोग करना, गर्भ निरोधक गोलियों का उपयोग करना, सर्जरी द्वारा नसबंदी होता है, कॉपर टी का उपयोग करते हैं। तो इसमें होगा सर्जरी द्वारा नसबंदी जो है ये एक स्थायी विधि। आप सर्जरी से नसबंदी कराते हैं तो परमानेंट नसबंदी हो जाएगा वो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, महिलाओं में यौवन आरंभ के दौरान पहला मासिक धर्म निम्न के रूप में जाना जाता है। जो पहला मासिक धर्म होता है तो उसको बोलते हैं रजोदर्शन बोलते हैं। जो पहला मासिक धर्म होता है उसको क्या बोलते हैं, रजोदर्शन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न पद मासिक धर्म की समाप्ति को संदर्भित करता है। मतलब देखिएगा, जब आपका मासिक धर्म स्टार्ट होता है उसको हम रजोदर्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जब मासिक धर्म स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं रजोदर्शन। लेकिन जब मासिक धर्म की समाप्ति होती है उसको बोलते हैं रजोनिवृत्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रजोनिवृत्ति बोलते हैं। ए नंबर इसका राइट आंसर। क्या राइट आंसर होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गर्भ निरोधक की कौन सी विधि HIV के संक्रमण को रोक सकती है। किसको रोक सकती है, HIV के संक्रमण को रोक सकती है। बताइए, गर्भ निरोधक की कौन सी जो विधि है वो HIV के संक्रमण को रोक सकती है, बताइएगा। तो HIV के संक्रमण को जो रोक सकती है वो है आपका केवल रोध विधियाँ। क्या है, हाँ HIV के संक्रमण को रोक सकती है तो वो केवल रोध विधियाँ होती हैं, ये रोक सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लूप किस प्रकार गर्भ निरोधक के रूप में कार्य करता है ये आपको बताना है। लूप जो है किस प्रकार गर्भ निरोधक के रूप में कार्य करता है आपको बताना है। तो जो लूप है दोस्तों वो जो है यह डिम्ब वाहिनी नलिकाओं के मार्ग को अवरुद्ध करता है। क्या करता है, डिम्ब वाहिनी नलिकाओं के मार्ग को क्या कर देता है, अवरुद्ध कर देता है। ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा, ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वो क्वेश्चन पूरा नहीं था। देखिए ये क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गर्भ निरोधक विधि अवांछित गर्भधारण और STD दोनों को नियंत्रित करने के लिए उपयोगी है। क्या है, हाँ गर्भ निरोधक विधि जो है, निम्नलिखित में से कौन सी गर्भ निरोधक विधि अवांछित गर्भधारण और STD दोनों को नियंत्रित करने के लिए उपयोगी है। क्या है, उपयोगी है, बताइए। हाँ दोनों को नियंत्रित करते हैं। पहला है कॉपर टी, दूसरा है कंडोम, तीसरा है शल्य चिकित्सा विधि और चौथा है मुखी गोलियाँ, मतलब गोली के माध्यम से। तो राइट आंसर होगा कंडोम विधि। कौन सा, कंडोम विधि। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस विधि का उपयोग कुछ हद तक STD की रोकथाम करने के लिए किया जाता है। STDs की रोकथाम के लिए जो हम करते हैं ना वो कंडोम विधि का, किस विधि का प्रयोग करते हैं, कंडोम विधि का प्रयोग करते हैं।